नमस्कार बच्चों, राम राम, जय हिंद। और ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए क्या हुआ कि कुछ गड़बड़ी हो गई जिससे कि वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। और चलिए फिर हम कोलिजन को पढ़ते हैं। वर्क पावर एनर्जी में एनसीईआरटी के वर्क पावर एनर्जी में ही कोलिजन टॉपिक दे रखा है, एचसी वर्मा में अलग से दे रखा है। जो भी है, कोलिजन को हम पढ़ते हैं। कोलिजन यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स का टकराना, टकराने की क्या क्या मतलब कंडीशन है और किस तरह के कोलिजन हो सकते हैं ये हम जानते हैं। तो कोलिजन तीन तरह के हैं, इलास्टिक, इनइलास्टिक और प्लास्टिक। इनमें क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या कंडीशन है इनकी देखते हैं। इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यानी कि कोलिजन से पहले का मोमेंटम और कोलिजन के बाद का मोमेंटम ये दोनों ही सेम होंगे। काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी इसमें, कोलिजन से पहले की काइनेटिक एनर्जी और कोलिजन के बाद की काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। लेकिन इसमें यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि काइनेटिक एनर्जी कोलिजन से पहले वो बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के बाद, लेकिन वो बराबर नहीं होगी कोलिजन के ड्यूरिंग जो काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे दो मासेस है, ये m1 m2 जो u1 u2 वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, इनमें कोलिजन चला, कुछ टाइम ये कांटेक्ट में रहे और कोलिजन होने के बाद ये अलग अलग हो गए। m2 m1 इनकी वेलोसिटी है v1 v2। तो इस पॉइंट का मतलब ये है कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी वो बराबर होगी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के, जब वो सेपरेट हो चुके हैं। लेकिन जब वो कांटेक्ट में है उस वक्त की काइनेटिक एनर्जी कुछ अलग होगी। ठीक, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का जो रेशो होता है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इलास्टिक कोलिजन के लिए क्या होगा, वो 1 होगा, यानी कि दोनों ही सेम होंगे। वही अगले पॉइंट में लिखा हुआ है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यानी कि जिस वेलोसिटी से ये अप्रोच कर रहे थे एक दूसरे को, यानी कि u1 माइनस u2 वो बराबर आएगा v2 माइनस v1 के, जिस वेलोसिटी से वो सेपरेट हो रहे हैं। एनर्जी इज नॉट लॉस्ट, यानी कोई भी एनर्जी इसमें खर्च नहीं होगी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो रहेगी कोलिजन से पहले वही सेम रहेगी कोलिजन के बाद। तो ये कंडीशन जो फॉलो करेगा उस कोलिजन को हम बोलेंगे इलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है? इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, हाँ इसमें एक पॉइंट रह गया वो आप सुन लीजिए। इलास्टिक कोलिजन में कि इन दोनों की टक्कर हुई, तो टक्कर के टाइम पे क्या होगा कि ये कुछ कंप्रेस हो जाएंगे। ठीक है, कुछ कंप्रेस हो गए, उनकी शेप थोड़ी सी चेंज हो गई, डिफॉर्म हो गई, लेकिन ये एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे और पूरी शेप को ये रिगेन कर लेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो डिफॉर्मेशन हुआ था वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा और ओरिजिनल शेप को वो रिगेन कर लेंगे इलास्टिक कोलिजन में। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा कि यहाँ पे इनके बीच में टक्कर हुई, डिफॉर्मेशन आया, ये शेप को रिगेन करने की कोशिश करेगा, कर लेगा, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन रह जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कोलिजन को हम बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। इसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिलेंगे हमें, मोमेंटम इसमें भी कंजर्व रहेगा, यानी कोलिजन से पहले का मोमेंटम बराबर होगा कोलिजन के बाद का मोमेंटम के। मोमेंटम हमेशा ही कंजर्व रहेगा, बाहर से अगर कोई फोर्स नहीं लग रही है तो। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, सॉरी कंजर्व नहीं रहेगी, काइनेटिक एनर्जी कुछ खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे डिफॉर्मेशन रह गए। डिफॉर्मेशन रह गए यानी कि कुछ हो सकता है काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाए, पोटेंशियल एनर्जी में। ये बॉन्ड्स टूटने में, जो भी मॉलिक्यूलर लेवल पे कुछ बॉन्ड हो सकता है टूट जाए, तो इस वजह से काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व नहीं रहेगी, एनर्जी कम हो जाएगी ऑब्वियसली। तो ई भी लेस देन 1 होगा इसमें, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कम होगी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से, यानी कि भाई वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर नहीं होगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के। डेल्टा ई चेंज इन एनर्जी कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद वो जीरो नहीं होगी, यानी कि कुछ एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे कोलिजन को हम बोलेंगे इन इलास्टिक कोलिजन। प्लास्टिक कोलिजन, या इसको हम बोल देते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का क्या हो गया, मोमेंटम इसमें भी कंजर्व रहेगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, ई इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पे ई इक्वल्स टू जीरो क्या मतलब है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जीरो हो गया। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जीरो का मतलब
प्लास्टिक कोलिजन इसको बोलते हैं कि दो ऑब्जेक्ट टकराए और टकराने के बाद एक दूसरे से चिपक गए वो, ठीक है, अलग ही नहीं हो रहे उसमें, ठीक है, यानी कि अपनी शेप को रिगेन करने की टेंडेंसी ही नहीं है उसमें, तो ऐसे कोलिजन को हम बोलते हैं प्लास्टिक कोलिजन। तो वी एस क्या हो गया इसमें, जीरो, यानी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वो जीरो हो गया, एक दूसरे के चिपक के आगे एक यूनिट की तरह मूव करेंगे वो, और इसमें भी एनर्जी कुछ लॉस होगा, ठीक। तो ये हमने तीनों कोलिजन में क्या डिफरेंस है जाना। अब थोड़ा सा बात करते हैं इलास्टिक कोलिजन के ऊपर, कि कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी ऑब्जेक्ट की, ये हम ड्राइव करेंगे। तो जनरली जो कोलिजन होते हैं वो कैसे होते हैं रियल लाइफ में, इनइलास्टिक होते हैं। इलास्टिक कोलिजन एक आइडियल सिचुएशन है, क्योंकि होता नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन रह ही जाएंगे, एनर्जी लॉस होगी ही, v1 और ये v2 वेलोसिटी से आगे जाता है m1 m2। तो इसमें हमें जानना है कि u1 u2 दे रखे हैं, m1 m2 दे रखे हैं, तो v1 v2 क्या होंगे कोलिजन के बाद एक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में। तो मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ही, यानी कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये हो गया कोलिजन से पहले का मोमेंटम, ये कोलिजन के बाद का मोमेंटम, ये दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, तो हम इसको लिख सकते हैं हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, हाफ उड़ जाएगा इसमें पूरी इक्वेशन में। अब इसमें u1 m1 वाली टर्म को इधर ले लें हम, तो ये क्या हो जाएगा m1 m1 कॉमन, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं m1 u1 माइनस v1 u1 प्लस v1, और इधर आ जाएगा इसी तरीके से m2 वाली को उधर ले जाएंगे तो m2 v2 माइनस u2 v2 प्लस u2। इसको इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन 1 थी, लेकिन उसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देते हैं। इसमें भी हम v1 वाले को इधर ले आते हैं, तो इसमें भी आ जाएगा m1 u1 इधर का, v1 वाला इधर आया तो माइनस में v1 इज इक्वल टू m2 u2 को उधर ले जाते हैं, m2 कॉमन और v2 माइनस u2। ये इक्वेशन 1 थी, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, सब चला गया, तो ये आ गया u1 प्लस v1 इक्वल टू v2 प्लस u2। अब इसमें u1 और u2 को इधर ले आते हैं, तो ये आ जाएगा इक्वेशन हमारी u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। इसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। तो इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर होगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के। दूसरा, अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है कोलिजन के बाद v1, तो क्या होगा, तो हम देख सकते हैं v1, तो यहाँ से v2 निकाल देते हैं, v2 हो जाएगा u1 माइनस u2 प्लस v1, और ये रिजल्ट हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं इनमें से किसी इक्वेशन में, मान लो ऊपर वाली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा, यहाँ से v1 आ जाएगी m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 u2, ठीक। तो कोलिजन के बाद क्या होगा v1 का, ये यहां से पता चलेगा, ठीक है। इसके कुछ केसेस देख लेते हैं, यानी कि मासेस के अलग अलग कंडीशन में क्या होगा। इफ m1 जो है बराबर है m2 के, अगर दोनों इक्वल मास के ऑब्जेक्ट टकरा रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा,
देखिए m1 m2 बराबर, तो m और वो m मान लेते हैं, तो ये दोनों जीरो, मतलब m1 माइनस m जीरो हो जाएगा ये पूरी टर्म। यहाँ पे 2m/2m कट जाएगा, खाली u2 के बराबर आ गया। तो इस कंडीशन में आ गया v1 इज इक्वल टू u2। अगर हम निकालेंगे दूसरी इक्वेशन v2 के लिए निकाली होती तो सेम उसमें भी यही आ जाता कि v2 इज इक्वल टू u1, यानी कि वेलोसिटीज क्या हो गई, इंटरचेंज हो गई। टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी जो टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी थी। ठीक है, ये आपने देखा होगा दो इक्वल टाइप के मास के ऑब्जेक्ट के कोलिजन में, जैसे कि कैरम में या बिलियर्ड्स में, या दो फुटबॉल एक दूसरे से टकराएं, तो यही होगा। ठीक है, अगर m1 जो है बहुत बड़ा है m2 से, और u2 जो है वो 0 है। ठीक है, यानी कि जैसे कि कोई ट्रक एक खड़ी हुई साइकिल से जाके टकरा जाए तो क्या होगा। देखिए यहाँ पे m1 बहुत बड़ा है, तो m1 के सामने ये m2 नेग्लिजिबल है, ये m2 नेग्लिजिबल है, m1 तो ये कट जाएगा, तो v1 क्या आएगा, u1। और यहाँ पे भी m1 काफी बड़ा है, m2 छोटा है, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, अच्छा ये तो वैसे भी जीरो, ये खड़ी हुई साइकिल है, ये पूरी टर्म जीरो हो गई। तो यानी v1 इक्वल टू u1, यानी कि अगर ट्रक खड़ी हुई साइकिल से टकराया तो ट्रक के कंपैरिजन में साइकिल का मास क्या है, बहुत ही नेग्लिजिबल है, कम है, तो ट्रक की वेलोसिटी पे लगभग कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी वेलोसिटी टकराने के बाद वही होगी जो उसकी वेलोसिटी टकराने से पहले थी अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, थर्ड कंडीशन, इफ m1 जो है वो काफी बड़ा है, पर v1 जो है u1 0 है, तो क्या होगा, यानी कि खड़ी हुई साइकिल से कोई खड़े हुए ट्रक से कोई बॉल आके टकरा जाए, यानी u1 0 है, u2 0 नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में भी इसके सामने नेग्लिजिबल है, तो v1 इक्वल टू u1, और ये भी जीरो हो जाएगा, तो उस केस में v1 जो है वो जीरो ही रहेगा, यानी कि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि बॉल को अगर मैं ट्रक में मारूं तो ट्रक मूव नहीं करेगा, समझ में आता है हमें यहाँ से। इसका उल्टा कंडीशन अगर हो जाए, m1 जो है वो बहुत छोटा है m2 से, और u2 0 है, तो m1 का क्या होगा। ठीक है, यानी कि ट्रक से अगर बॉल जाके टकराए तो बॉल का क्या होगा, तो इस कंडीशन में v1 कितना आ जाएगा, v1 आ जाएगा, m1 बहुत छोटा है तो ये 0, मतलब m1 को नेग्लेक्ट कर देंगे तो माइनस u1, और यहाँ पे u2 तो 0 ही है, तो ये चीज 0 हो, मतलब इसके बराबर आ गया कि v1 क्या हो जाएगा, माइनस u1, यानी कि बॉल जिस वेलोसिटी से ट्रक से टकराएगी उसी वेलोसिटी से वो टकराने के बाद वापस आ जाएगी। ठीक है, नेगेटिव साइन यानी कि उसके उल्टे डायरेक्शन में आएगी वापस। ठीक है, अगर इस कंडीशन में इसी में अगर m1 बहुत छोटा है m2 के कंपैरिजन में, पर u2 0 नहीं है, u1 0 है, u2 कुछ है, तो उस केस में क्या हो जाएगी वेलोसिटी, उस केस में वेलोसिटी क्या आएगी, अगर ये कंडीशन सेम है, अगर u1 0 है, u1 0 तो ये 0, और यहां पे ये आ जाएगा 2u2, यानी कि ये कंडीशन काफी इंटरेस्टिंग है। ये कंडीशन हमें बता रही है कि अगर ट्रक ने किसी बहुत लाइट व्हीकल को टकराया, यानी कि कोई साइकिल या बाइक के एक्सीडेंट हुआ ट्रक से, हैवी लोडेड ट्रक से, तो जो बाइक या स्कूटर है या साइकिल है वो उसकी डबल स्पीड से आगे की तरफ जाएगा टकराने के बाद। ठीक है, तो ये हमने कोलिजन के बारे में इस चैप्टर में समझा, इलास्टिक कोलिजन के बारे में। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए तो इसलिए इन इलास्टिक और हेड ऑन 2 डायमेंशनल कोलिजन के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। चलिए बच्चों, ठीक है।